Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine. Our next topic is non-volatile and non-electrolyte solute in a volatile solvent. ठीक है बेटा, जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, तो वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमने उसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है। ठीक है, आज हम एक और केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने क्या लेना है, हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है और उसके अंदर हम कैसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि यानी वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो जब हम नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्यों लो हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो गाढ़ा हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर जो है वो हमारे पास इतना वॉलेटाइल सॉल्वेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कुछ और सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। ठीक है, अब हम उस वाटर के अंदर जो है वो शुगर या ग्लूकोज डालते हैं, तो शुगर और ग्लूकोज जो है वो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये अब आपके पास शरबत की एग्जांपल आ गई है, तो वो सोल्यूशन जो है वो आपके पास गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर जो है वो अल्कोहल डाल लें, तो अल्कोहल जो है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें हम दो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। कंपोनेंट ए जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसके अंदर हम जो कंपोनेंट बी डाल रहे हैं, बी कंपोनेंट, तो बी कंपोनेंट जो है वो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, और वो सॉल्यूट किस टाइप का है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम x1 से डिनोट करेंगे, और इस सॉल्यूट की जो हमने कंसंट्रेशन ऐड की है इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, x2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर हम जो प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम P0 से डिनोट करेंगे, और x2 सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, ठीक है, कंपोनेंट बी जिसकी कंसंट्रेशन x2 है, वो सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करने से जो सोल्यूशन बन गया है, तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम किस से डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके ऊपर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, हमने जो सॉल्यूट ऐड किया है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से ये जो सॉल्यूट है इसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। जब ये एवेपोरेट ही नहीं हो रहा, मतलब वॉलेटाइल नहीं है, तो फिर ये कैसे वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सॉल्वेंट ही के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, बिकॉज सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स बन रहे हैं, सोल्यूट के वेपर्स नहीं बन रहे हैं। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अच्छा, अब देखें, इसमें हम कहते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है जब हमने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, राइट। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ गिवन बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, और ये डेल्टा पी इक्वल होगा P0 माइनस पी। अब ये देखें, ये चीज़, इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये चेंज इन वेपर प्रेशर है, डिफरेंस जो हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया है, और इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखिए हम सॉल्वेंट से सोल्यूशन को क्यों माइनस कर रहे हैं, हम इसको P माइनस पी नॉट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी हमने देखें अभी हमने पहले सिर्फ यहाँ पर एक लिया है ना, सॉल्वेंट लिया है, और ये सॉल्वेंट किस टाइप का है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। अभी हमने इसके अंदर ये B नहीं ऐड किया, तो जिस वक्त ये प्योर फॉर्म में है तो प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर हो गया P नॉट, राइट, वॉलेटाइल है ये। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट क्या करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं। तो जब हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर लेंगे तो वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नया वेपर प्रेशर आ गया उसको हमने P से डिनोट किया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो है ये कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है, और अब जब हमने उसमें सोल्यूट डाला है तो वेपर प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट से जब हम सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस करेंगे तो दिस डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड, ठीक है। एंड द सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अच्छा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 P की जो ये वैल्यू है, पुटिंग इट इन इक्वेशन 2, यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू x1, ठीक है। इसमें से अब आप देखें P नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू, इसमें से हम P नॉट कॉमन लेंगे तो P नॉट कॉमन लेकर ये हो जाएगा 1 माइनस x2, ठीक है, 1 माइनस x1, सॉरी 1 माइनस x1। अच्छा, अब 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, देखिए इससे पिछले लेक्चर मोल फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो इसमें से अब आप x2 निकालें तो x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस x1। तो ये देखें 1 माइनस x1 जो है इसकी जगह हम x2 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू x2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ज़रा इस पर गौर करें। ये शो कर रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड। यानी जितना आप टू क्या चीज़ है, टू जो है ना, ये देखें ऊपर टू जो है वो सोल्यूट है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जितना आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज़्यादा होगी। जैसे देखें एक बीकर में आप यूँ करें कि 50 ml आपने वाटर लिया है ना, तो 50 ml वाटर में आप 1 ग्राम शुगर डाल लें, दूसरे वाले बीकर में आप 50 ग्राम वाटर में 5 ग्राम शुगर डाल लें, एक और बीकर में आप 50 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर डाल लें। तो कौन सा वाला, ये जो थर्ड वाला बीकर है जिसमें आपने 10 ग्राम शुगर डाला है, ये बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया है, थिक सा शरबत बन गया है। तो ये बहुत गाढ़ा होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अलावा एक और टर्म लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को जो है वो P नॉट से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय P नॉट, दोनों साइड्स को आपने P नॉट से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा P बाई P नॉट, और ये हो जाएगा P नॉट x2 डिवाइडेड बाई P नॉट, ठीक है। ये P नॉट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास एक और इक्वेशन आ जाती है डेल्टा P बाई P नॉट, दिस इज इक्वल्स टू x2, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें ये डेल्टा P बाई P नॉट किस चीज़ को शो करता है, दिस डेल्टा P बाई P नॉट दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव lowering of vapor pressure, ठीक है। and this equation 4 shows that relative lowering of vapor pressure this is equals to concentration of solute added, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड, ठीक है। इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कहते हैं, देखिए हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं। हमारा देखें ये रिलेशन जब हम करते हैं रिलेटिव, जैसे आप लोगों ने पीछे रिलेटिव अबंडेंस पढ़ा है और इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, ठीक है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर इस वक्त इस सोल्यूशन में, राउल्ट्स लॉ में, इसमें हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो प्योर सॉल्वेंट है। तो हम देखें ये जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है, तो ये लोअरिंग हम किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं ना। यानी हम कहते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसमें सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो ये हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, जब ये हमारे पास ऊपर जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। दिस मीन्स lowering of vapor pressure is related to, yani we are relating it, we are comparing it with the vapor pressure of the pure solvent. So this ratio, lowering of vapor pressure divided by vapor pressure of pure solvent, this ratio is called relative lowering of vapor pressure, and this will again depend upon the concentration of solute added. जितना आप solute ज़्यादा डालते जाएंगे, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम डालते जाएंगे, उतना ही आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो उतना ही ज़्यादा लो होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यूटी में जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टीज़ which depend upon the number of solute particles, not upon the nature of solute particles, that are called colligative properties। ठीक है। यानी जैसे अब हम ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अभी जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो आप शुगर डालें या ग्लूकोज डालें या कोई और नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालें, टाइप का सोल्यूट डालें, तो आपके पास वेपर प्रेशर लो होता जाएगा। और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड। यानी आप 5 ग्राम सोल्यूट डाल रहे हैं, 10 ग्राम डाल रहे हैं, 15 ग्राम डाल रहे हैं या 20 ग्राम डाल रहे हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने शुगर डाला है अंदर, आपने ग्लूकोज डाला है या आपने फ्रक्टोज अंदर डाला है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्या याद रखना है आपने? प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है। बस सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, बाकी वो जो भी है, मतलब सुक्रोज है या ग्लूकोज है या शुगर है या फ्रक्टोज है, जो भी है उस नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आप जितनी उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा डाल देंगे उतना ही वो प्रॉपर्टी आपके पास चेंज होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिनमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। तो इसमें हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। अब ये देखें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही चीज़ है कि हमने क्या पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जितना हम ज़्यादा डालते जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर लो होता जाएगा। ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को कंटिन्यूटी में लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आपने ये जो पढ़ी है, इसमें हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें x2 किसके इक्वल होगा? बाकी तो आपने इसमें पढ़ लिया है ना। ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा है वही वाली बात है। ठीक है। हम उसी को कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। तो इसमें हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि x2 किसके इक्वल होता है? x2 जो है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, या टोटल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। पुटिंग इक्वेशन 5 x2 की ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 4 हो जाएगी डेल्टा p बाय p नॉट, दैट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस
N2, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें नेक्स्ट, ये जो डेल्टा पी बाई पी नॉट है, ये किसके इक्वल होता है, हमने ऊपर पढ़ा है, ये देखें डेल्टा पी जो है ये है, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ये पी नॉट माइनस पी के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट, दिस इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, फॉर a very डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर आपके पास सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होने का मतलब है कि उसमें ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं ये उसके अंदर कम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हैं। हम यहाँ पर देखें, याद रखें, हम 1 जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 2 किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सोल्यूट। तो ये जो नीचे ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किस चीज़ के मोल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन द सोल्यूशन। तो अब अगर सोल्यूशन के अंदर जो है वो सोल्यूट कम है, तो जब सोल्यूट कम है तो हम नीचे सोल्यूशन के, ये जो सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स हैं इनमें से हम N2 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर N2 बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से इग्नोर नहीं करेंगे, नीचे हम सोल्यूशन में से इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन जो है वो कैसे हो जाएगी, हमने पढ़ा कि N2 जो है, N2 that is very less than N1 for a very dilute solution, ठीक है। तो फिर दिस इक्वेशन बिकम्स, हम इस इक्वेशन को फिर यूँ करके लिखते हैं, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट, दिस इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1, ये इक्वेशन इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर हम इस इक्वेशन को आगे कैसे लिखेंगे, इसको हम यूं करके लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, दिस इज इक्वल्स टू N2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, W2 डिवाइडेड बाय M2, और इधर हम क्या लिखेंगे, N1 की जगह पर, N1 की जगह पर हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है। फिर अब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, तो इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, W2 बाय M2 है ना, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, W2 बाय M2 ये है, और डिवाइडेड बाय इधर क्या है, W1 बाय M1 है, इस तरह है ना ये चीज़, ठीक है। इसको अब आप आगे सिंप्लीफाई करें तो ये डिवाइडेड बाय P नॉट, ये हो जाएगा W2 बाय M2 इनटू, ये साइड ऊपर हो जाएगी, M1 डिवाइडेड बाय W1, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें किस चीज़ को शो कर रहा है, ये ऊपर जो है ये हो जाएगा 2, याद रखना है 2 सोल्यूट के लिए, तो ये ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वल है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम the significance of this equation is that we can calculate the molar masses of solute or molar mass of solvent, या mass of solute, mass of solvent, ये हम इससे calculate कर सकते हैं if other data is given, ठीक है। So this was all about the लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जो अदर एग्जांपल्स हैं वो फिर हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।